नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। वैश्विक मंच पर खुलेगी पाकिस्तान की पोल। संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन विदेश दौरे पर रवाना। जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया में भारत देगा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश। खुजदार में हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को भारत ने किया सिरे से खारिज। आंतरिक मुद्दों के लिए भारत को दोषी ठहराने को बताया पाकिस्तान की पुरानी आदत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ी नक्सली मुठभेड़। मारे गए नक्सलियों में कई बड़े कैडर सहित सुरक्षा बलों ने ढेर किए 27 नक्सली। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए सैन्य बलों की सराहना की। मुर्शिदाबाद हिंसा पर एसआईटी रिपोर्ट के खुलासे पर घिरी ममता सरकार। टारगेट कर हिंदुओं पर हमले की हुई पुष्टि। भाजपा ने पुलिस और ममता सरकार की निष्क्रियता पर उठाए गंभीर सवाल। अमृत भारत योजना के तहत देश में रेलवे स्टेशनों का हुआ कायाकल्प। पीएम कल राजस्थान के बीकानेर से 18 राज्यों के 103 अमृत भारत स्टेशनों का करेंगे उद्घाटन। लोगों ने कहा, पहल निभाएगी विकास को गति देने में अहम भूमिका। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले इस समय की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। दुनिया में पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का एक ग्रुप अपनी यात्रा के लिए रवाना हो चुका है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के ग्रुप 3 का नेतृत्व जेडीयू नेता संजय झा कर रहे हैं। ये ग्रुप जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के दौरे पर रहेगा। इस ग्रुप के सदस्यों में भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, ब्रजलाल, प्रदान बरुआ और हेमंग जोशी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी, सीपीएम के सांसद जॉन ब्रिटास शामिल हैं। राजदूत मोहन कुमार विशेषज्ञ के रूप में इस समूह के साथ रहेंगे। इस यात्रा के जरिए दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का भारत का सख्त संदेश दिया जाएगा। हमारा डेलीगेशन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहाँ से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जा कर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी ख़त्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए आज से सांसदों के प्रतिनिधिमंडल विदेश जा रहे हैं। तो एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह राजनीति के बारे में नहीं है और हम एक गौरवान्वित भारतीय के तौर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। I am very, very grateful to the Honorable Prime Minister, to the MEA Jaishankar ji and to Kiran Rijiju. He has shown faith in all of us, and this is not about politics. We are going as proud Indians who want to fight against terrorism, and we condemn any terrorist activities anywhere in the world. India has always led for peace and harmony and happiness. So that's the message all of us are taking. और शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंक का वैश्विक केंद्र बन चुका है और हम सब विदेश जाकर अपने देश की बात रखेंगे।
पाकिस्तान का आतंकवाद को सपोर्ट, जिस तरीके से उनको ट्रेन करते हैं, समर्थन देते हैं, फाइनेंशियली एड करते हैं, उनको आर्म्स देते हैं, वेपन्स ट्रेनिंग करते हैं और उनको संरक्षण भी देते हैं, उनका एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। ये ग्लोबल हब ऑफ टेरर बन चुका है। तो एकमात्र उद्देश्य है कि जब हमारे ऊपर पहलगाम का हमला हुआ तो हमने कार्रवाई में उनके जो भी आतंकी कैंप्स हैं उनको ख़त्म करने का काम किया। उनकी पाकिस्तान आर्मी आकर बचाव करने लगी आतंकवादियों का। तो ये हमारा मिशन है। हम सब एज इंडियंस विदेशों में जाकर देश की बात जो रखनी है वो हम रखेंगे। और इस बीच पाकिस्तान के आरोपों का भारत सरकार ने पूरी तरह से खंडन किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि आज खुजदार में हुई घटना में भारत की संलिप्तता के बारे में पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को भारत खारिज करता है। भारत ऐसी सभी घटनाओं में हुई मौतों पर शोक व्यक्त करता है। हालांकि आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में अपने ऊपर से ध्यान हटाने और अपनी खुद की बड़ी विफलताओं को छिपाने के लिए पाकिस्तान के लिए अपने सभी आंतरिक मुद्दों के लिए भारत को दोषी ठहरा देना आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा दुनिया को धोखा देने का यह प्रयास कभी सफल नहीं होगा। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय में भारतीय सेना के जवानों और बीएसएफ कर्मियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि आज पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। उन्होंने फौज की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि पूरे देश को आपके शौर्य और पराक्रम पर गर्व है। आज पूरा देश जान रहा है, दुनिया जान रही है कि 9 ऐसे टेरर कैंप्स को भारतीय सेनाओं ने तबाह किया। सैकड़ों से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और उसके बाद पाकिस्तान को बता भी दिया गया था, लेकिन आतंकवादियों और आतंकवादियों के कैंप पर हमले को पाकिस्तान ने खुद पर हमला माना। और फिर आप तो प्रत्यक्ष गवाह हैं किस तरह से 1:30 बजे रात से उन्होंने पुंछ इलाके में फायरिंग शुरू की। जिस तरह से आपने साहस के साथ उसका जवाब दिया। महज 3 दिनों में ही दुश्मन घुटने पर पूरी तरह से आ गया था, पूरी दुनिया में गुहार लगाने लगा कि अब मुझे बचाओ। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के स्वदेशी और आधुनिक हथियारों की शक्ति पूरे विश्व ने देखी। नियंत्रण रेखा के साथ सटे इलाकों में दुश्मन की हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए भूमिगत कंट्रोल कमांड सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर न केवल समुचित नियंत्रण रेखा पर सर्विलांस रखा जाता है, बल्कि फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए जाते हैं। नियंत्रण रेखा पर बने ऐसे ही एक कमांड सेंटर का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। नियंत्रण रेखा पर आधारभूत संरचना का विस्तार और निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, चाहे शांति की स्थिति हो, चाहे संघर्ष विराम उल्लंघन की स्थिति हो, संघर्ष की स्थिति हो या फिर संघर्ष विराम की स्थिति। लगातार हमारे नियंत्रण रेखा पर आधारभूत संरचनाओं का विस्तार की सतत प्रक्रिया चलती रहती है। हम आपको लेके चलते हैं कैसे कंट्रोल सेंटर में, जो कि पूरी तरीके से भूमिगत है। ये कंट्रोल सेंटर भूमिगत बनाया गया है, पूरी तरीके से अभेद्य है, बहुत ही सुरक्षित है। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि यहाँ पर सभी ऐसे अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के एक बड़े हिस्से पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखते हैं। यहाँ पर सभी रैंक के कमांडर आकर बैठते हैं और साथ ही साथ रियल टाइम एनालिसिस और रियल टाइम यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी तरीके से अभेद्य दीवार है और हम जमीन के नीचे हैं। ये जमीन के अंदर बना पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम है, कमांड सेंटर है, जहां पर हर रैंक के अधिकारी आकर बैठ सकते हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्विलांस के अलग अलग माध्यमों से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही। नियंत्रण रेखा के इस क्षेत्र पे संचार के सभी साधन यहाँ पर मुहैया है। सभी रैंक के कमांडर यहाँ पर आकर बैठ के रियल टाइम सर्विलांस के साथ साथ रियल टाइम स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं और समूचे लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय अपने ट्रूप्स को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। यहाँ पर खुद भारतीय सेना के सपूत और साथ ही साथ रणबांकुरे जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये क्या है पूरा सिस्टम और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड है और अंडरग्राउंड है? जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट है। जैसा कि इसका नाम बताता है, कमांड पोस्ट होने के नाते यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो हमारे कमांडर्स हैं, यहाँ बैठकर उन्हें तरह तरह के सोर्सेज से तरह तरह की खबरें आती हैं जिन्हें वो अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं, उन पे सूझबूझ करते हैं और फाइनली इसकी मदद से एक सही समय पर सही डिसीजन लेने में सक्षम रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया गया है कि ये हार्डन्ड है। इसके ऊपर एक
ओवरहेड प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि ये किसी भी प्रकार के एनिमी फायर को नासाजा कर सके। साथ ही साथ यहाँ पर मॉनिटर्स पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे सर्वेलेंस के आले हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, उनका लाइव फीड पूरे समय हमारे पास, हमारे कमांडर्स के पास आता रहता है। साथ ही साथ जो एरियल सर्वेलेंस के तरीके हैं, जैसे ड्रोन्स हो गए, यूएवीज हो गए, उनका भी फीड यहाँ पर लाकर कमांडर्स अपने हिसाब से देख सकते हैं। संचार के हिसाब से भी यहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि कमांडर्स अपने हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन है ऊपर और नीचे को उसे पास कर सकें। जैसा कि समझ आ रहा है, ये एक फेल सेफ मैकेनिज्म है जो कि हमारे कमांडर्स को एनेबल करता है सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर को बनाया गया है जो कि भूमिगत है, और साथ ही साथ ये हमेशा चाहे शांति की स्थिति हो या संघर्ष की स्थिति हो, पूरी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखती है और आवश्यक दिशा निर्देश से सीमा पार से होने वाली किसी भी हरकत का माकूल मुंहतोड़ जवाब भी देती है। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ अश्विनी कुमार बिश, नियंत्रण रेखा के एक क्षेत्र से, नौगाम सेक्टर। ये विशेष रिपोर्ट आपने देखी अश्विनी मिश्र की। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे इस समय की कुछ और बड़ी खबरें। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां के मुर्शिदाबाद जिले में अप्रैल में हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद दंगों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि टीएमसी के सांसदों और पार्षदों ने दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस और नागरिक प्रशासन को निष्क्रिय रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। तो भाजपा ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद टीएमसी सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता सामने आ गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही। और साथ ही भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी टीएमसी नेताओं पर कब कार्रवाई करेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से पूछना चाहता हूं कि उनके ममतामयी हृदय में कब वह करुणा जागेगी कि वो अपने नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। तो सुधांशु त्रिवेदी ने सरकार को, ममता बनर्जी सरकार को हिंदू विरोधी बताया और टीएमसी सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता की बात कही। वहीं भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कलकत्ता हाईकोर्ट की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर कहा कि मुर्शिदाबाद में हुए दंगे में टीएमसी नेता महबूब आलम का हाथ था। साथ ही उन्होंने कहा कि टीएमसी नेताओं पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोलकाता हाईकोर्ट के फैक्ट फाइंडिंग पैनल ने धजिया उड़ा दी है, पूरा पर्दाफाश कर दिया है पश्चिम बंगाल की सरकार का। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर जो दंगे हुए वो ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज थे, स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर्ड थे। चुन चुनकर टारगेटिंग हिंदुओं की गई और महबूब आलम टीएमसी के एक नेता उसको लीड कर रहे थे। पुलिस इनएक्टिव थी, कितने घर जलाए गए पर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। आउटसाइडर थियरी दी जा रही थी ममता बनर्जी के द्वारा, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और एक बात स्पष्ट है कि उनके कितने नेता दंगाइयों को बचा रहे थे, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और साथ ही शहजाद पूनावाला ने टीएमसी का मतलब तुष्टीकरण मुझे चाहिए
बताया और कहा कि दंगाइयों का साथ टीएमसी को पसंद है। ममता बनर्जी स्वयं मुस्लिम क्लेरिक से तो मिलने पहले दिन चली गई और दास परिवार से मिलने 25 दिन लग गए और वहां पर भी किस प्रकार से दंगाई बचाओ आंदोलन चला। तो टीएमसी का मतलब है तुष्टीकरण मुझे चाहिए और मां माटी मानुष नहीं, मुस्लिम 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 अपीजमेंट में अब दंगाइयों का साथ भी टीएमसी को पसंद है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हुआ है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले की सरहद पर अबूझ माड़ के इलाके में सुबह मुठभेड़ हुई। मारे गए नक्सलियों में बड़े कैडर के भी नक्सली शामिल हैं। तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन में ये 27 माओवादियों को मार गिराया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य बलों की इस सफल कार्रवाई पर गर्व जताया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, इस उल्लेखनीय सफलता के लिए हमें अपने सैन्य बलों पर गर्व है। हमारी सरकार माओवाद के खतरे को खत्म करने और अपने लोगों के लिए शांतिपूर्ण और प्रगतिशील जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार माओवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन में जो 27 माओवादियों को मार गिराया, इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में आज हमारे सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया है, जिनमें सीपीआई माओवादी के महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू भी शामिल हैं। नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के 3 दशकों में यह पहली बार है कि हमारे सुरक्षा बलों ने सीपीआई माओवादी के एक महासचिव स्तर के नेता को मार गिराया है। इस बड़ी सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की मैं सराहना करता हूं। साथ ही यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मोदी सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में बार बार चुनाव कराने के बजाय हर 5 साल पर एक बार चुनाव कराए जाने चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर साल अलग अलग राज्यों में चुनाव होने से विकास कार्य बाधित होते हैं और पैसे की भी बर्बादी होती है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देश में एक राष्ट्र एक चुनाव जरूरी है। ये बार बार चुनाव का नाटक बंद होना चाहिए। संविधान में संशोधन करो और एक साथ 5 साल में एक बार चुनाव कराओ। 4.5 साल सरकारें जनता की सेवा में राज्य की और केंद्र की लगी रहे। ये सोचने का समय आ गया है और इसलिए मुद्दा किसी राजनीतिक दल का नहीं, यह राष्ट्र हित का मुद्दा है। इसमें क्यों आपत्ति होनी चाहिए? लेकिन ये फैसले लोकतंत्र में जनता की राय से होते हैं और इसलिए मित्रों, एक आह्वान देश के नौजवान कर रहे हैं, बुद्धिजीवी कर रहे हैं, जगह जगह से कर रहे हैं, कई जगह से कर रहे हैं। देश की प्रगति और विकास के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरी क्षमता झोंक के हम सब काम कर सकें। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। वक्त आ गया एक और जोड़े से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीकानेर से देश भर में 100 से भी ज्यादा अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। इसको लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना संदेश साझा करते हुए लिखा,
भारतीय रेल के लिए कल का दिन ऐतिहासिक और अविस्मरणीय होने जा रहा है। राजस्थान के बीकानेर में सुबह करीब 11:30 बजे अब तक रीडेवलप किए गए 100 से भी ज्यादा अमृत स्टेशनों के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। इनसे देशवासियों के लिए रेल का सफर और आसान होने वाला है। राजस्थान के अपने दौरे में कई और परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी सुअवसर मिलेगा। इनमें अनेक सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं। इनसे जहां आवाजाही की सुविधाएं बढ़ेंगी, वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और मजबूती मिलेगी। तो देश में 103 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प कर दिया गया है। इनकी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि इंफ्रा विकास की दिशा में ये कितना बड़ा काम हुआ है। यात्रियों को यहाँ लिफ्ट, एस्केलेटर, पीने का साफ पानी, बैठने की उचित व्यवस्था, प्रतीक्षालय, सब कुछ वैश्विक स्तर का बनकर तैयार है। ये आप नज़ारा देख रहे हैं, दृश्य किस तरह से ये जो नए अमृत भारत स्टेशन हैं वो पहले किस तरह के थे और अब किस तरह के हैं। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुदुचेरी, गुजरात और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन राज्यों में कई और स्टेशनों का भी कायाकल्प हुआ है, लेकिन फिलहाल ये स्टेशन की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन स्टेशनों की आपको भी फर्क साफ नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि पहले ये स्टेशन कैसे दिखाई देते थे और अब एकदम बदल चुके हैं। भव्य एंट्री गेट, सुरक्षा के इंतजाम, यात्रियों की सुविधा, सब कुछ है। अगली खबर हरियाणा के सिरसा जिले के मंडी डबवाली रेलवे स्टेशन को भी अमृत स्टेशन योजना के तहत सुविधाओं से युक्त बनाया गया है और इस रेलवे स्टेशन में लगभग 13 करोड़ रुपए से पुनर्विकास कार्य किया गया है। मंडी डबवाली के पुराने स्टेशन भवन में पर्याप्त स्थान की कमी थी। स्टेशन पुनर्विकास से अब स्टेशन बिल्डिंग में पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो गया है। योजना के तहत स्टेशन में लैंडस्केप के साथ सर्कुलेटिंग एरिया का पुनर्विकास, अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार, पार्किंग एरिया का विकास, यात्री क्षमता के अनुसार पर्याप्त क्षेत्र में प्रवेश हॉल का निर्माण किया गया है। साथ ही कोच इंडिकेशन बोर्ड का भी प्रावधान, उन्नत और बेहतर वेटिंग रूम की सुविधा, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर का प्रावधान, दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए शौचालय और वाटर बूथ की सुविधा, बेहतर साइनेज की सुविधा प्रदान की गई है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा पर्यावरण अनुकूल सौर ऊर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया गया है। मंडी डबवाली कृषि उत्पादों की मंडी के रूप में प्रसिद्ध है, इसीलिए पुनर्विकास से किसानों को भी बहुत लाभ मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा फर्क पिया। ये जी फैसिलिटी मिल रही है यात्रियों वास्ते। यात्रियों को बहुत कठिनाई होंदी सी। शैड वगैरह नए बने हैं, वेटिंग रूम बने हैं जी, एसी रूम बन गए, बुकिंग बहुत अच्छी हुई है जी। तो ट्रेनों का बहुत अच्छा आना जाना इतने है। रेलवे स्टेशन में बहुत फ़र्क है क्योंकि अभी पार्किंग की सुविधा होगी। साथ में ही मीना बाज़ार है जी। मीना बाज़ार होने के कारण पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, वो सारी सोल्व होगी इसके साथ। इससे यहाँ के रोज़गार को तो फ़ायदा होगा ही होगा। ज़्यादा ट्रेनें भी चलने शुरू हो गई हैं, जिसके कारण यहाँ पे आवाजाही बहुत बढ़ गई है और इसके कारण बिजनेस को भी और कुछ रेलवे स्टेशन को देखने से भी पता चलता है कि रेलवे स्टेशन कितना सुंदर बन गया है। और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजकोट डिवीजन के 6 स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो राजकोट रेलवे डिवीजन के कुल 17 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया जा रहा है। इनमें से कुल 6 स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य पूरा हो चुका है। इनमें ओखा, मीठापुर, कनालूस, जामुवंतली, हापा और मोरबी शामिल हैं। इन सभी स्टेशनों का उद्घाटन 22 मई को सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। स्टेशनों के नवीनीकरण से यात्रियों को भी लाभ मिलेगा, जिनमें यात्रियों को नया वेटिंग रूम, नया प्लेटफॉर्म और डबल ट्रैक समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। तो कल ही यह तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।